आज फिर मुझे देखने लड़के वाले आ रहे थे। मैंने शीशे में एक नज़र अपने आप पर डाली तो खुद ही अपने आप से नज़रें चुरा ली। मेरा लंबा चौड़ा जिस्म शीशे में मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मुझ में लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं थी और यही वजह थी कि मैं 30 साल की उम्र में भी अभी तक कुंवारी थी। मेरा ऊंचा लंबा कद, उस पर भारी भरकम हाथ पैर मेरे लिए मुश्किल बन गए थे। और ऐसा अब से नहीं था बल्कि बचपन से ही था। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाती तो हर कोई मुझे अजीब नज़रों से देखता, मुझ पर ताने मारता और मैं सारे मोहल्ले में मर्दाना सुमन के नाम से मशहूर थी। आज भी जब पापा ने बताया कि मुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं तो मैं माँ के कहने पर लड़कियों की तरह सज धज कर तैयार तो हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी मुझ में कहीं से भी जनाना की झलक नहीं आ रही थी। मेरे चेहरे पर रोए भी इस कदर थे कि दाढ़ी मूँछों का आभास होता था। मुझे यकीन था कि इस बार भी इनकार होगा। मुझे तो लगता था कि मैं सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की दहलीज पर ही बैठी रह जाऊंगी। लेकिन उस वक्त मेरी आंखें हैरत से फट गई जब लड़के की बहन मुझे देखते ही मेरी बलाएं लेने लगी और कहने लगी कि हमारे भाई के लिए हमें ऐसी ही दुल्हन चाहिए थी। उसके लफ्ज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए। उन्हें भला अपने भाई के लिए मुझ जैसी लड़की क्यों चाहिए थी? उसी वक्त मेरी नंद ने मेरे हाथ पर 1000 रुपये का लिफाफा भी रख दिया और मिठाई से मेरा मुंह भी मीठा कर दिया। माँ से कहा कि उनकी तरफ से रिश्ता पक्का समझें। यह सुनकर माँ की बाँछें भी खिल गई, क्योंकि मेरे रिश्ते को लेकर माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। जाते जाते वो माँ पापा को अपने घर बुला कर गई और अपने भाई की फ़ोटो भी माँ के हाथ में थमा गई। उनके जाते ही मैंने माँ के हाथ से लड़के की फ़ोटो खींची तो माँ ने गुस्से से मुझे घूर कर देखा, लेकिन मुझे उनके घूरने की कोई परवाह नहीं थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर लड़के में ऐसी कौन सी कमी है जो उसकी बहन को मुझ जैसी मर्दाना लड़की पसंद आ गई थी। लेकिन यह देखकर तो मैं बहुत हैरान हो गई कि वो लड़का देखने में अच्छा खासा हैंडसम और गबरू जवान था। उसे कोई भी हसीन लड़की आसानी से मिल सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बहन ने मेरा चुनाव किया था। मैं अजीब सी उलझन का शिकार हो चुकी थी। मैंने कई बार फोटो को देखा कि कोई तो ऐसी बात होगी जो कुछ अलग होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था। 2 दिन बाद माँ और पापा खुद लड़के को देखने के लिए गए। उसका नाम दीपक था। पापा का कहना था कि वो बहुत ही नेक और अच्छा लड़का है। आस पड़ोस वालों ने भी उसकी खूब तारीफ की थी। वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और घर बैठे ही फ़ोन पर काम करता है। माँ पापा जब से देख कर लौटे तो उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उनका रहन सहन और घर बार देख कर भी यही लगा कि पैसे की कोई कमी नहीं है। सब कुछ अच्छा सुनने के बावजूद भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। देखते ही देखते मेरा रिश्ता पक्का हो गया और 2 महीने बाद की शादी की तारीख भी तय कर दी गई। दीपक की एक ही शादीशुदा बहन थी और वो भी दूर इलाके में रहती थी। माँ बाप थे नहीं, मतलब ससुरालियों के नाम पर कोई था ही नहीं। ये महीने चुटकी बजाते ही शादी की तैयारियों में गुजर गए और मैं दुल्हन बनी स्टेज पर पहुंच गई। जिस किसी ने भी मुझे देखा उसने मेरा खूब मजाक उड़ाया था, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर भी मर्द ही नजर आ रही थी। मुझ में नजाकत और लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरी चाल ढाल भी मर्दों से मिलती थी। शादी में मौजूद सारे मेहमानों की नज़र में मेरे लिए जो था वो भी मैं आसानी से महसूस कर सकती थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। कुछ ही देर में पंडित जी आ गए और फिर फेरे शुरू हो गए। शादी संपन्न हुई थी तो विदाई का समय आया। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे बहुत सारी नसीहतें दी कि मुझे अच्छा या बुरा सब कुछ अपने पति के साथ ही निभाना है। मैं कभी अपने पति की बुराई करने के लिए अपने मायके ना आऊँ, यही मेरे लिए बेहतर होगा। पापा की नसीहतों को पल्लू में बांधकर मैं दीपक का हाथ थामे उसके घर पहुंच गई। घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सारे मेहमानों और दोस्तों को विदा करके दीपक कुछ देर में कमरे में चला आया और मैं अपने आप में सिमट कर शर्माने की कोशिश करने लगी, लेकिन शर्माहट से ज़्यादा घबराहट मुझे ज़्यादा थी। मैं नहीं जानती थी कि इस रिश्ते पर दीपक भी खुश है या नहीं, क्योंकि हर लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली पत्नी बहुत ही खूबसूरत और हसीन हो, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी थी ही नहीं। और यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि पता नहीं मैं अपने पति के दिल में जगह भी बना पाऊंगी या नहीं। शादी की उस रात को लेकर जो अरमान दिल में होते हैं
मेरे दिल में वो सब नहीं थे, बल्कि मैं तो बस यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पति मुझे मेरे इस भारी भरकम मर्दाना जिस्म के साथ कबूल कर ले। पता नहीं क्या सोचकर उसकी बहन ने मुझे उसके लिए चुन लिया था। मेरे पति मेरे पास आकर बैठे तो पहली बार मैंने उन्हें गौर से देखा। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। खड़ी नाक और भूरी आंखें उनके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। कुछ देर यूं ही वो मेरे सामने बैठकर खामोशी से मुझे देखते रहे और फिर अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। उसके अंदर सोने की अंगूठी जगमगा रही थी। दीपक ने मुझसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने मेरा हक मुझे खुशी खुशी दिया था और इसी बात ने मुझे सुकून में कर दिया। मेरे दीपक के साथ गुजरने वाले 3 दिन बहुत ही खुशी खुशी गुजरे थे। लेकिन जब शादी के बाद मेरे पति की बहन वापस अपने ससुराल चली गई तो उस रात बहुत अजीब सी बात हुई। मैंने शादी के दूसरे दिन से ही सारा घर संभाल लिया था। मैं रात के खाने के बर्तन धोकर कमरे में लौटी तो रात के 11 बज रहे थे। मुझे देखते ही दीपक ने मुझसे कहा कि अपना कोई सूट निकाल कर मुझे दे दो। पहले तो मैं हैरान हुई कि इनको मेरे सूट का क्या करना है, लेकिन फिर कोई भी सवाल किए बगैर मैंने अलमारी से अपना एक सूट निकालकर दीपक के आगे रख दिया। दीपक उसे उठाए बाथरूम में चले गए। फिर जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकले तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मेरे खूबसूरत लंबे चौड़े पति ने मेरा सूट पहन रखा था और उसके बाद वो खुद को शीशे के सामने खड़े होकर अच्छी तरह से देख रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने हकलाते हुए उनसे पूछा कि आपने ये औरतों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो दीपक ने गुस्से से मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम क्यों मर्दों जैसी दिखाई देती हो? नहीं ना? तो तुम भी मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और सुकून से सो जाओ। मैं कुछ देर के लिए छत पर जा रहा हूँ और खबरदार, जो तुम मेरे पीछे छत पर आई तो कमरे से बाहर कदम भी मत निकालना। मैं खुद ही वापस लौट आऊँगा। मुझे अपनी जगह हक्का बक्का छोड़कर मेरा पति कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन इतनी रात गए छत पर मेरा सूट पहनकर वो क्या करने जा रहे थे? आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं जितना ज़्यादा सोच रही थी, मेरा दिमाग काम करना बंद करता जा रहा था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं छत पर जाकर देखूं तो सही कि ये वहाँ पर कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर ये सोचकर डर गई कि अगर गुस्से में आकर दीपक ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। इसीलिए मैं खामोशी से बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलने लगी। ऐसे ही 3 घंटे गुजर गए, मगर दीपक लौट कर न आए। फिर सुबह होने से कुछ देर पहले वो कमरे में वापस आए। उनकी चाल बता रही थी कि उनकी कमर में बहुत दर्द है। वो बहुत मुश्किल से चलते हुए बाथरूम में गए और कपड़े बदल कर बिस्तर पर आ गए। मैंने धीरे धीरे से पूछने की कोशिश की कि आखिर वो छत पर क्या करने गए थे, लेकिन उन्होंने बुरी तरह मुझे घूर कर देखा और मुझसे मुंह फेर कर सो गए। उनके इस अंदाज से मेरा दिल बुरी तरह दुख गया था। पता नहीं दीपक के इन सब के पीछे क्या था। मैंने खुद ही अपने दिल को तसल्ली दी कि अभी तो शादी को चौथा ही दिन है। कुछ दिन गुजरेंगे तो मेरा पति मुझ पर भरोसा करने लगेगा और खुद ही मुझे हर बात बता देगा। मगर ये मेरी खुशफहमी थी। ये सिलसिला ना रुका था। अगले दिन भी वो मेरा एक सूट पहने छत पर चले गए थे और सुबह से कुछ देर पहले ही लौट कर आए थे। उनके लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। कमर पर हाथ रखे वो धीरे धीरे बाथरूम में चले गए। मुझ में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। दीपक रात के अंधेरे में क्या करते थे ये तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन दिन की रोशनी में मैंने उन्हें बहुत नेक पाया था। वो डेली भगवान की पूजा करते थे, सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आते और मेरे साथ भी बहुत ही मोहब्बत से रहते थे, और यही वजह थी कि मैं उनके साथ खुश थी। इसी तरह हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया और इस 1 महीने में मैंने दीपक में कोई बुराई नहीं देखी थी, सिवाय इसके कि वो रात को मेरे कपड़ों में छत पर जाते थे। पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, ना ही मेरे मायके जाने पर कोई पाबंदी थी। बस एक बात दीपक ने मुझे अच्छी तरह समझा दी थी कि मुझे उनकी और अपनी कोई बात किसी के सामने नहीं करनी है। यही वजह थी कि मैंने दीपक की रात वाली कहानी किसी के आगे नहीं बताई थी। मेरे माँ बाप भी मुझसे कोई सवाल करते तो मैं उन्हें यही बताती कि सब कुछ ठीक है और मुझे अपने पति के साथ कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन हर गुजरते दिन के साथ दीपक की कमर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और उन्हें चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अक्सर वो सोने के बाद भी नींद में दर्द से तड़पने लगते थे। और फिर एक दिन जब मुझे लगा कि दीपक के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, तो मैंने जानबूझकर दूध में उन्हें नींद की दवा डालकर पिला दी ताकि एक रात को वो सुकून से सो जाएं। दूध पीते ही कुछ देर बाद वो गहरी नींद में सो गए। मैंने उनकी कमर पर बाम लगाया ताकि उनके दर्द में कुछ कमी हो और फिर खुद यहाँ से वहाँ टहलने लगी। एक ही सवाल था जो मुझे काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था कि आखिर दीपक रात को मेरा सूट पहनकर छत पर क्यों जाते थे। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने एक फैसला किया। मैंने एक नज़र सोते हुए दीपक पर डाली और कमरे का दरवाज़ा बंद करके छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज की रात मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहां पहले से ही कोई मौजूद था। वो जो कोई भी था, अंधेरे में मुझे दीपक समझ रहा था। और हैरत की बात यह थी कि वो भी आदमी था और लड़कियों वाले कपड़ों में ही मौजूद था। मुझे देखते ही वो गुस्से में कहने लगा, यार दीपक, तूने कितनी देर लगा दी थी? वहाँ महफिल शुरू हो चुकी होगी। तुझे पता है ना कि हमारे पास कितने कम घंटे होते हैं। तुझे पत्नी से ही टाइम नहीं मिलता। मैं हैरानी से उस आदमी की बात सुन रही थी जो बड़ी ही खूबसूरत औरत मालूम हो रही थी, लेकिन मैं जान गई थी कि वो औरत नहीं बल्कि आदमी है। उसने आगे तेजी से बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। वो बड़ी अच्छी तरह से एक के बाद एक छत फलांग रहा था और मैं बहुत मुश्किल से उसका साथ दे रही थी। मेरे हाथों की बनावट ऐसी थी कि उसे ये पता ही ना चला कि मैं दीपक नहीं बल्कि सुमन हूँ। साथ साथ वो जो भी कह रहा था वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। दीपक, आज हमें सारी लड़कियों को एक साथ निपटाना है। आज हम सारी लड़कियों को अपने नए ठिकाने पर पहुंचा देंगे। तेरे और मेरे सिवा किसी को नहीं पता है, इसलिए वहां हम पूरी तरह सुरक्षित होकर अपना काम कर सकेंगे। बात करते करते अचानक ही वो आदमी चौंक कर पलटा और उसकी नज़र जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी उसकी बोलती बंद हो गई। दूर सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो वो मुझे देखते ही सकते में आ गया। पल भर में ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और हकलाते हुए कहने लगा, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? दीपक कहाँ है? मैंने उससे कहा कि ये सब क्या है? तुम किन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? दीपक तो बहुत ही शरीफ बनता है, क्या वो भी तुम्हारे साथ गैर लड़कियों को? मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। दीपक के दोस्त ने ना में सिर हिलाया और कहने लगा, नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ये बात नहीं है, दरअसल बात कुछ और है। दीपक का दोस्त वापस मुझे छत तक लाया और फिर छत पर ही बैठ गया और बताने लगा कि वो और दीपक सीआईडी पुलिस ऑफिसर हैं और ऐसे ऑपरेशंस करते हैं जो दुनिया की नज़रों से छुपा कर किए जाते हैं। वो बताने लगा कि आजकल जो लड़कियां दूसरे शहरों से हमारे शहर के हॉस्टल में आती हैं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर ऐसे जिस्म फरोशी के अड्डों पर बेच दिया जाता है जहां उन्हें हर रात बेचा जाता है और वो बेचारी ऐसी जगह पर पूरी तरह मजबूर और लाचार होकर अपने आप को बेचने पर मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत तरीक़ों से ब्लैकमेल किया जाता है। इसलिए आज की रात उन्हें एक साथ सारी ही लड़कियों को वहाँ से फरार करवाना था और फिर उसके साथ ही वो डेटा हासिल करना था जिसके ज़रिए उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसकी बात सुनकर मैं कांप गई थी। वो कहने लगा, दीपक की बहन ने आपको भी इसीलिए पसंद किया था क्योंकि आप लंबी चौड़ी और मजबूत औरत मालूम होती हैं और दीपक जैसे इंसान के लिए आप जैसी पत्नी ही ठीक है, ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में आप कमज़ोर ना पड़ें और दीपक का सहारा बनकर खड़ी हो सकें, क्योंकि हमारी फैमिलीज में भी बहुत खतरा होता है। वो बताने लगा कि आज से 2 साल पहले एक ऑपरेशन में दीपक को कमर में गोली लगी थी और इसी वजह से जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो दीपक की कमर में दोबारा से दर्द शुरू हो जाता है। दीपक का सच जानकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। आज तक मैं अपने पति के बारे में ना जाने क्या कुछ सोचती आई थी, लेकिन मेरा पति तो एक अच्छे मकसद के लिए ये सब करता था। अनजाने में मैंने उसे नींद की दवा दे दी और इसीलिए उनका आज का सारा प्लान चौपट हो गया था। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही थी। जब सुबह के वक्त दीपक को होश आया तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उन्हें बताया कि मैं उनका सच जान गई हूँ।
दीपक ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल मेरी नौकरी की मांग थी कि मैं तुमसे अपना सच छुपा के रखूं, लेकिन अब जब तुम सच्चाई जान ही गई हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। आज मैं और दीपक एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दीपक इस वक्त भी किसी मिशन में बिजी हैं, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे किस तरह उनका साथ देना है। कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता और जो सच होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।